हेलो दोस्तों। आज हम क्लास नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहली दो इंट्रोडक्शन वीडियो या बेसिक वीडियो मैंने डाली हुई थी अभी तक। तो अब प्रॉपरली हम क्लास 3 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। ठीक है। स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई मेनली क्या है कि सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, इसका मतलब क्या है। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये कहता, इसका मतलब ये है कि हम सप्लाई मतलब सप्लाई पढ़ क्यों रहे हैं, सप्लाई में है क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें सप्लाई में है। सप्लाई वैसे तो हम नॉर्मली अगर वर्ड के ऊपर जाएं तो हमें सबको ही पता है कि कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि नॉर्मल लेमन हम समझते हैं कि सप्लाई होता है। ठीक है। और अगर जीएसटी की कॉन्टेक्स्ट में भी कोई तुक्का लगाना चाहे तो वो भी ये तुक्का लगा सकता है कि सप्लाई में क्या ही समझना है। सप्लाई तो मतलब जैसे गुड्स किसी ने भेजे हैं किसी कस्टमर को तो वो सप्लाई हो गई, किसी ने सर्विस दी है किसी कस्टमर को तो वो सप्लाई हो गई। तो वो तुक्का भी कुछ हद तक 10% सही है, बाकी गलत है। क्योंकि एक्ट की अंदर सप्लाई की डेफिनेशन जो है कुछ और ही है और कुछ ज़्यादा है एक नॉर्मल सप्लाई वर्ड के मीनिंग से। जैसे सप्लाई का वर्ड का मीनिंग कुछ है तो उससे कुछ ज़्यादा सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 CGST एक्ट में है। ठीक है। तो हमने ये पढ़ना इसलिए चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि जो एक्ट है वो उस वर्ड को यूज़ कर रहा है बार बार। ठीक है। और उसको हर कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ करेगा जहाँ भी उसको रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें उसका वर्ड का प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर उसका जो भी निचोड़ है उसे समझ में आना चाहिए। और वो भी वो वाला जो एक्ट बताता है। तो एक्ट क्या बताता है सप्लाई के बारे में, अब वो पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्ट कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस पर एक्ट के पर्पस के से, ठीक है ना, दिस एक्ट मतलब CGST एक्ट 2017। इस एक्ट के पर्पस से सप्लाई में इंक्लूड है, सप्लाई इंक्लूड द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। तो कहते हैं कि सभी प्रकार की सप्लाई भले गुड्स की हो, सर्विस की हो या फिर दोनों की हो, जैसे कि सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो यहाँ तक अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो सभी प्रकार की सप्लाई गुड्स की और सर्विस की सप्लाई है। दोनों गुड और सर्विस जॉइंटली सप्लाई हो रहे हैं तो वो भी सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई में इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कि सेल में सप्लाई होती है, ट्रांसफ़र में कुछ ट्रांसफ़र करा हमने, बार्टर कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी हमने कोई चीज़ जो है एक्सचेंज की है तो इसे बार्टर बोलेंगे। जैसे गेहूँ के बदले में चावल ले लिए, गन्ने के बदले गुड़ ले लिया। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज। और फिर एक्सचेंज, बार्टर अलग हो गया, फिर एक्सचेंज कुछ चीज़ एक्सचेंज कर, जैसे किसी ने कार के बदले में बाइक ले ली या दो कार के बदले में एक कार ले ली, दो छोटी कार के बदले में एक कार ले ली, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, लाइसेंस, रेंटल, लीज। अब लाइसेंस क्या है, लाइसेंस भी सप्लाई क्यों बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आता है कुछ, अगर थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आता है कि अगर तुम सप्लाई को एक लेमैन की तरह समझ कर और आगे लॉ में फॉरवर्ड कर जाओगे तो फिर तुम्हारे को इशू होगा। तो इसीलिए हमने जो है स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो लॉ में हमें दी गई होती हैं वो अच्छे से हमने समझनी चाहिए। कि अब देखो यहाँ पे लाइसेंस भी, वरना नॉर्मली मैं भी नहीं समझता कि भाई कि लाइसेंस भी सप्लाई है। ठीक है, बट यहाँ पे तो हमें पता लग रहा है कि सप्लाई में लाइसेंस इंक्लूड है। तो हाँ सही है। क्यों? क्योंकि अब कोई अथॉरिटी कभी लाइसेंस इशू करेगी तो वो सप्लाई माना जाएगा क्योंकि लॉ ने बोल दिया, सेक्शन 7 ने बोल दिया। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें से ज़्यादा हमें पता लगती हैं, कुछ से कुछ ज़्यादा पता लगता है जब हम लॉ को ठीक से पढ़ते हैं और सेक्शन की ये सब चीज़ें
को एज ए बस वर्ड का मीनिंग कंसीडर करके हाँ चलो चलो आगे बढ़ जाए, तो उससे काम नहीं चलेगा। आगे जो है रेंटल हो गया, लीज हो गया, डिस्पोजल हो गया। ठीक है, डिस्पोजल डिस्पोजल मतलब कुछ चीज़ नष्ट कर रहे हो, उसमें तुम्हारे को वो भी जो है सप्लाई माना जाएगा। बहुत सी बार डिस्पोजल ऑफ बिजनेस होता है ना, तो वो भी एक काइंड ऑफ सप्लाई हो जाती है, उसमें भी जो है हमने आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। खैर वो बात की बातें हैं। अभी क्या है कि ये चीज़ हमें एग्जाम्पल के तौर पे दे रखी है कि जैसे सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लीज और लाइसेंस, डिस्पोजल, ये सब क्या है एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड और सर्विस की इंक्लूड और बोथ, और ये एग्जाम्पल्स हैं सब, जैसे कि ये हो गए मेड और एग्री टू बी मेड, मतलब या तो तुमने कर दी वो सप्लाई या फिर एग्री कर रहे हो उस सप्लाई को करने के लिए। फॉर वोट फॉर कंसिडरेशन। अब सिंपल सी बात है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि कुछ सप्लाई अगर कोई बंदा करता है, ठीक है, अगर ये बंदा इसको कुछ सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये बंदा इसको कुछ सप्लाई कर रहा है, तो कंसिडरेशन होना चाहिए ना। बिना कंसिडरेशन के थोड़ी ना, ये से भी तो रेसिप्रोकली कुछ मिलना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के अगर हो रहा है कुछ तो उसको फिर देखेंगे अलग से। लेकिन अभी यहाँ पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कहता है, सब सेक्शन 1 क्लोज ए कहता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। कोई भी तुम सप्लाई कर रहे हो गुड या सर्विस की या दोनों की, या तो तुमने कर दी या करोगे, बट फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए बाय अ पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है? अब पर्सन का मतलब भी यहाँ पर जो है, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एजेपी, म्युनिसिपल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, बिजनेसेस, बिजनेस फर्म्स, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और भी आते हैं। ये तो इसमें कुछ और भी हैं। पर्सन का पूरा एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो कहने का मेन मतलब ये है कि हम जब पर्सन देखते हैं तो हो सकता है हम ये सोचने लग जाएं, कि पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि गलत है। केवल इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल के बाद कोऑपरेटिव, फर्म, एजेपी, एमए, एलए, ठीक है, ये सब लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब भी पर्सन में आएंगे। और ये पर्सन की डेफिनेशन में, एक्ट के अंदर पर्सन की डेफिनेशन में बताया गया है। मैं अपने दौरे से नहीं बता रहा कुछ भी। तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का भी मतलब मैं बताता हूँ। पहले एक बार इसको कंसोलिडेट कर लेता हूँ कि सेक्शन 7 क्लोज सेक्शन 1 क्लोज ए में बताया कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है सप्लाई में, ठीक है। और ये बताता है कि सभी फॉर्म ऑफ सप्लाई, गुड्स की, सर्विस की और बोथ, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, ये सब या तो कर दी गई हो मेड, या करी जाने के लिए वादा करा गया हो एग्री टू बी मेड। फॉर वोट फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, पर्सन में बी इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्म, एओपी, कंपनी एक्सेट्रा, बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंतर्गत ये होना चाहिए। तो कंसोलिडेट तो हो चुका है कि भाई सभी फॉर्म ऑफ सप्लाई, गुड्स, सर्विस और बोथ, ठीक है, मेड और एग्री टू बी मेड कर दी गई है, फिर एग्री कराए करने के लिए, बट फॉर कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन नो सप्लाई। कंसिडरेशन होना चाहिए, एक पॉइंट तो यहाँ पे ये हो गया कि कंसिडरेशन होना चाहिए। और दूसरा कंसिडरेशन हो गया बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट हो गया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को अगर थोड़ा सा और एलोबरेट करूं, तो मान लेते हैं कि अगर ये दो इंडिविजुअल हैं, B1, B2, B1 ने कुछ टॉयज इधर ट्रांसफ़र करे हैं और B2 ने मनी कुछ दी है B1 को, ठीक है, इसके बदले। तो क्या ये सप्लाई है? अब पॉज करके खुद सोचो, क्या ये सप्लाई है?
इज इट सप्लाई? आंसर है इसका बड़ा वाला नो। वैसे तो नॉर्मली भाई ये सप्लाई ही तो हो रही है, और क्या हो रही है, बट तभी तो है कि एक्ट की ही सुननी है, जो एक्ट बोल रहा है। जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में जीएसटी का लॉ जो कहता है वही हम हमारा भगवान है, वही जो बोल रहा है वही ठीक है, और वैसा ही होगा। तो वैसे तो ये सप्लाई है लेमैन के लिए, सॉरी सॉरी, वैसे तो ये सप्लाई है लेमैन के लिए, बट एक्ट इसे, लॉ इसे, जीएसटी एक्ट इसे, सेक्शन 7 इसे सप्लाई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये बंदा, मैंने इसमें कहाँ मेंशन करा है कि ये बंदा बिजनेसमैन है। मैंने कहाँ बताया कि बिजनेस पर्सनल है या फिर बिजनेस हाउस है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है। पर्सन में इंडिविजुअल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में तो बिजनेस इंडिविजुअल होता है। अगर बिजनेस चलाने वाला तो उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। तो मैंने ये भी नहीं बताया कि प्रोप्राइटर है, मैंने तो, ये एक नॉर्मल बंदा है, ये एक प्रोप्राइटर भी नहीं है, ना ही इसकी कोई कंपनी है। अगर कंपनी होती तो मैं ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली बता देता आपको, बट ये इंडिविजुअल है और वो प्रोप्राइटर भी नहीं है, तो ये नॉट अ बिजनेस पर्सनल। तो ये बिजनेस पर्सनल नहीं है, इसका मतलब प्रोप्राइटर भी नहीं है, और कोई फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कुछ कोई कंपनी होता, ठीक है, अगर ये कोई कंपनी होता, इफ कंपनी और एनी इफ कंपनी और फर्म एक्सेट्रा, ऐसा कुछ होता, कोई भी बिजनेस हाउस होता, ठीक है, कोई प्रोप्राइटर होता, देन यस ये सप्लाई होती, तब ये सप्लाई होती है एज पर सेक्शन 7, ठीक है। अभी के लिए ना मैं आपको इतना ही बताऊंगा सब सेक्शन 1 क्लॉज ए तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का फर्दर एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं। ओके, तब तक एक बार मैं दोबारा से इसको कंसोलिडेट कर देता हूँ कि एक्ट के पर्पस के लिए, सीजीएसटी एक्ट के पर्पस के लिए सेक्शन 7 कहता है कि सप्लाई में इंक्लूड होंगे सभी फॉर्म ऑफ सप्लाई, गुड्स के या सर्विस के या दोनों के, ठीक है, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, वो जो होंगे अब या तो हो गए होंगे, या तुमने सप्लाई करने के गुड्स सप्लाई करने के, सर्विस सप्लाई करने के, या दोनों को सप्लाई करने का कोई एग्रीमेंट करा होगा, तो एग्री टू बी मेड, वो फॉर कंसिडरेशन के लिए हो रहे होंगे बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के कोर्स और फर्दरेंस में होने चाहिए। अगर इससे, इस पूरे क्लॉज ए से जरा भी बात हटती है, मान लेते हैं कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर हमको दूसरा सेक्शन देखना होगा, क्या पता बिना कंसिडरेशन के भी कोई सप्लाई हो। और मान लेते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तब फिर ये सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देखा आपने कि यहाँ पर B1 B2 को सप्लाई कर रहा था, ये दोनों बिजनेस थे ही नहीं। ये मान लेते हैं अगर ये इनमें से ये बिजनेस होता, सप्लायर जिसने सप्लाई करा, तो तो ये हो जाती सप्लाई ट्रांजेक्शन। बट अभी तो ये दोनों ही इंडिविजुअल हैं, और दोनों ठीक है, इसमें कस्टमर तो छोड़ ही दो, ये बंदा B1, तो ये तो इंडिविजुअल है, ये कोई प्रोप्राइटर भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, तो ये तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो ये भी सप्लाई नहीं है। लेकिन सप्लाई अगर करनी है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये B1 इन द अगर ये सप्लाई, अगर ये बिजनेसमैन होता, अगर ये प्रोप्राइटर या कोई फर्म, कंपनी, एओपी कुछ होता जो बिजनेस कंसिडर करा जाता है, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती और फिर ये सप्लाई हो जाता, सप्लाई माना जाता। तो अभी के लिए हमारा जो है, हमको सेक्शन 1 सब सेक्शन ए समझ में आया कि सप्लाई में कंसीडरेशन होना जरूरी है, एक तो गुड्स और सर्विस का और बोथ का तो ठीक है, बट कंसीडरेशन होना चाहिए एक इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ है कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बाय अ पर्सन के थ्रू होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए।
ओके। तो इसमें मैं ये भी करा देता हूँ साथ के साथ, डबल ए, ठीक है, क्लोज ए, ये वाला क्लोज ए क्या कहता है? क्लोज ए कहता है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अब वही बात होगी ना, बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब वही सब जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी वंपनी वो सब हो गई, कंपनी फार्म। इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई कहता है कि एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कोई पर्सन कर रहा है अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके मेंबर्स को और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कोई एक्टिविटीज और कोई ट्रांजेक्शन उसकी हो रही है मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो ये भी इंक्लूड होगी, ये भी इंक्लूड होगी किसमें? सप्लाई में। तो कहने का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉइंट मेन है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अगर उनके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेंबर्स के बीच कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इस एक्ट के, CGST एक्ट के अनुसार वो भी यहाँ पर सप्लाई है। तो नीचे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, ऊपर वाला जो है डबल ए, इट इज़ हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कह रहे कि और कोई एक्ट में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले क्लोज के पर्पस के लिए यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि किसी और एक्ट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर अभी। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और किसी जजमेंट से भी लेना देना नहीं है, डिक्री से, ऑर्डर ऑफ कोर्ट से, ट्राइब्यूनल से और अथॉरिटी से, ठीक है। द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड, तो कह रहे पहले उन्होंने तो इन्होंने यहाँ पर ये सारा लॉ बताया है, इंग्लिश है सारी के ऊपर वाले क्लोज को लेकर, ठीक है। ये क्लैरिफाई कर रहे हैं हम कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, कुछ और लॉ में क्या लिखा है उससे कोई लेना देना है नहीं, जो कि फोर्स में है अभी, या किसी जजमेंट में है या फिर कोई डिक्री है या ऑर्डर ऑफ कोर्ट है। डिक्री मतलब वही ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही होता है एक तरीके से, फाइनल ऑर्डर, डिक्री, और ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी, ठीक है। इन सब का कोई ऑर्डर है, द पर्सन, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है इन सब के ऑर्डर से भी। तो अब फिर आगे कहता है द पर्सन एंड इट्स मेंबर, उसके पर्सन और मेंबर या फिर कॉन्स्टिट्यूंट वो डीम्ड माने जाएंगे, डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन, एंड द सप्लाई और ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन इंटर से शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन सच पर्सन टू अनदर। कहने का मतलब समझ में वही आ गया होगा तुम्हारे ऊपर जो मैंने पहले बताया था कि ये जो बंदे हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, द पर्सन, ये जो मेंबर्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, और उनके बीच कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन वो डीम्ड मानी जाएगी, डीम्ड सप्लाई होगी, ओके। डीम्ड टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और जिसके कारण यहाँ पर जो है फिर एक्ट में जो भी सप्लाई के ऊपर टैक्सेबिलिटी होती है वो उनके ऊपर भी हो जाएगी। तो मेनली क्या है कहने का चाहते हैं डबल ए में, ये कहना चाहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन करी जा रही है बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल नहीं ले रहे इसमें, टू इट्स मेंबर, तो वो पर्सन में कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली फोकस में रहता है, क्योंकि उसी के मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। मेंबर्स तो होते हैं यहाँ पर कंपनी के भी, ठीक है,
कंपनी के जो मेंबर हैं वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, कंपनी के भी होते हैं, ठीक है। तो उन मेंबर्स के साथ, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी या इनका जो है ट्रांजेक्शन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उस ट्रांजेक्शन के पर्पस के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये दोनों अलग अलग मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी या तुम्हारा पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हो गए, उनके बीच में कुछ हो रहा है, वो दोनों अलग अलग ही, वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो मेंबर है, एक ही जो है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बट वो इस एक्ट के लिए, सेक्शन 7 के लिए वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, और उनके बीच में जो भी कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होगी एक दूसरे के लिए, उस पर्पज से वो दोनों सेपरेट माने जाएंगे। अब दोनों सेपरेट माने जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो है वो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ फॉर ए कंसीडर वेदर और नोट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तुम, ठीक, तुमने सर्विस इंपोर्ट करी है, नॉट गुड्स, यहाँ ध्यान रखना गुड्स नहीं लिखा है, सर्विस लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन अब वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, भले ही तुम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इंपोर्ट करो या ना करो, वो भी सप्लाई मानी जाएगी। तो इंपोर्ट कर लिया सर्विस के लिए, कंसिडरेशन है, तो भले ही सर्विस वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, वो सप्लाई मानी जाएगी। एंड द लास्ट इज सी, क्लोज सी इज द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कल बताऊंगा, लेकिन शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्पेसिफाइड करी गई हैं शेड्यूल 1 में, भले ही वो तुम्हारा कंसीडरेशन उसमें हो मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है ना, विदाउट कंसीडरेशन। तो ऐसी एक्टिविटी जो स्पेसिफाइड करी गई है शेड्यूल 1 में, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई मानी जाएंगी। अब शेड्यूल 1 का मैं अगर यहाँ दिखाऊँ तुमको, तो शेड्यूल 1 ये ना, शेड्यूल 1 जैसे कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो ये क्या है, ये सप्लाई है, ठीक। अब यहाँ पर जो है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तब भी क्या क्यों है सप्लाई, यहाँ तो कंसीडरेशन नहीं है, तब भी है। शेड्यूल जो हमारा सेक्शन 7 है उसमें सबसेक्शन 1 क्लोज सी कहता है कि शेड्यूल 1 में बताई गई एक्टिविटीज़ भले ही वो बिना कंसीडरेशन के ही क्यों ना हो, ठीक है ना, करी जा रही हो, तो वो भी सप्लाई मानी जाएंगी, ठीक है। इसका लॉजिक भी है, क्योंकि जब जैसे कि हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं बिजनेस में, मान लेते हैं कोई बिजनेस डिस्पोज कर रहे हैं और बिजनेस में हमारे पास एसेट पड़े हुए हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस एसेट पर, उस स्टॉक पर खरीदने पर हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है। उस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमारे पास, अब वो उसको गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट को वो एज ए उनके पास आ जाए, और वो लॉजिक ये देते हैं, गवर्नमेंट ये लॉजिक देती है कि अब आप उसके कंज्यूमर हो, एंड कंज्यूमर आप हो, तो अब आप उसको आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, मतलब आप ही उसको अपनी जेब से टैक्स दोगे, कस्टमर पे तो ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि अब बंद हो रहा है बिजनेस, डिस्पोजल हो रहा है बिजनेस का, ठीक है। तो कस्टमर के तो ऊपर ट्रांसफर होगा नहीं वो टैक्स, जो सेल करने के ऊपर करोगे अगर तुम, तो कस्टमर पे तो जाएगा नहीं। तो एज business is going to be disposed, now you are the end customer and you have to pay such GST by reversal, or by doing reversal of the ITC which you have in your credit ledger, okay। कल इसके बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे अच्छे से, और अभी तो हमारा सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 हो गया, सबसेक्शन 2 बचा हुआ है सेक्शन 7 में, इसको भी कल देखेंगे। तब तक के लिए अगर इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज होता है, ऐसे नहीं है इजी कि नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो अपना हर एक वर्ड का कुछ मतलब है, कुछ हर एक जो है इसमें सेंटेंस का एक लेवल है, ऐसी कुछ भी है नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के पढ़ेंगे तो बढ़िया मज़ा आएगा। और
तो कल मिलते हैं, फिर कल हम करेंगे दूसरी क्लास, कल परसों परसों हो सकती है 2 दिन में, ठीक है। तब तक के लिए अपना भैया पढ़िए, बाय।